हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ये इतिहास की प्रैक्टिस सेट में आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे और हमारे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के मिस्र के साथ किस सामुद्रिक मार्ग के माध्यम से व्यापारिक संबंध थे? यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, लाल सागर के माध्यम से व्यापारिक संबंध स्थापित थे। अगला प्रश्न हमारा, अनुदान ग्राहियों को खनन एवं नमक उत्पादन संबंधी राज्याधिकार हस्तांतरित करने का यह अभिप्राय था कि इससे नियमित आय होती रहती थी, इससे अनुदान ग्राहियों की राजभक्ति बनी रहती थी, इससे प्रभुसत्ता का हस्तांतरण भी हो जाता था, इस कारण खान श्रमिकों का शोषण होता रहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, इससे प्रभुसत्ता का हस्तांतरण भी हो जाता था। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का मुख्य सचिव क्या कहलाता था? तो विजयनगर साम्राज्य के मुख्य सचिव को सर्वनायक बोला जाता था। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के नायक वस्तुतः कौन होते थे? तो विजयनगर साम्राज्य के नायक वंशानुगत सैन्य राज्यपाल होते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं को उत्तरदायित्व के पद सौंपे थे और राज्य के आलेखों को साधारणतः मराठी भाषा में सुरक्षित रखा था? तो इसका सही ऑप्शन होगा बरार का ये बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह जो था उसने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बीजापुर के किस सुल्तान को उसकी मुस्लिम प्रजा अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु के नाम से जानती थी? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, यहाँ इब्राहिम आदिल शाह बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जाति मुसलमानों में सबसे ऊंची जाति मानी जाती थी? तो मित्रों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विदेशी मूल के परिवार। जो विदेश से जनजातियाँ आई थी, मुस्लिम आए थे, उनको ही सबसे ऊंचा माना जाता था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु का निम्नलिखित में से किस संभावित वर्ष का संबंध अशोक के राज्यारोहण की तिथि और कैंटन के बिंदु चिन्हित आलेखों से है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी 487 ईस्वी पूर्व बिल्कुल सही आंसर है हमारा। निम्नलिखित में से बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये ऑप्शन ए सही है, सिद्धार्थ उनका वास्तविक नाम था। पांच रात्र मूलतः किसके उपासक थे? पांच रात्र नारायण विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। पांच रात्र तथा भागवत संप्रदाय अंततः किसमें विलीन हो गए? तो वो वैष्णव धर्म में विलीन हो गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, मसाहत का प्रयोग किया जाता था। द्वारका पर, अगला प्रश्न है, द्वारका पर महमूद बेगड़ा के आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें मंदिरों की संपदा की लूट, मंदिरों का ध्वंस करना, उन सामुद्रिक दस्युओं का दमन करना जो मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों को लूटते थे, भारत के सामुद्रिक प्रदेशों पर पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना। तो मित्रों, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, डाकुओं दस्युओं को रोकना जो कि तीर्थयात्रियों को लूटा करते थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जो किला बनाने यानी कि दुर्ग निर्माण की कला में महाप्रवीण था और जिसने 32 किलों, अनेक मंदिरों, झीलों, जलाशयों आदि का निर्माण कराया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, राणा कुंभा बिल्कुल सही आंसर है, जिसने कि किलों का निर्माण कराया था, झीलों का निर्माण कराया था, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, जैन धर्म बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी भक्त संतों का एक सामान्य लक्षण था कि वह स्त्रियों को आराधकों की सभा में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जाति व्यवस्था प्रहार करते थे, उस भाषा में पदों की रचना करते थे जिसे उनके भक्त समझते थे, पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व को निराकृत करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि उस भाषा में पदों की रचना करते थे जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों श्रुतियों के अंग नहीं हैं? यहाँ पे संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण। तो यहाँ पे संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद ये वेदों के अंग हैं, पुराणों को वेदों का अंग नहीं माना गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? तो आंशिक रूप से यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाने वाला हमारा ग्रंथ है यजुर्वेद। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सही अर्थों में ब्राह्मण कहा जाता है? वेदों के मूल पाठ को, वैदिक धार्मिक प्रार्थनाओं एवं यज्ञ अनुष्ठान पद्धति से संबंधित व्याख्यात्मक गद्य रचनाएं, अरण्यों में निवास करने वाले ऋषि, सन्यासियों एवं ऋषियों के चिंतन मनन एवं आराधना से संबंधित ग्रंथ, दार्शनिक विषयों से संबंधित आरण्यक ग्रंथों के साथ संलग्न टीकाएं। तो मित्रों यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वैदिक धार्मिक प्रार्थनाओं एवं यज्ञ अनुष्ठान पद्धति से संबंधित व्याख्यात्मक गद्य रचनाएं ब्राह्मण कहलाती थीं। अगला प्रश्न है, शाक्त संप्रदाय में निम्नलिखित में से किसकी उपासना की जाती थी? तो शाक्त का तात्पर्य यहाँ पे दुर्गा की 9 रूपों की उपासना से है। यहाँ पे दुर्गा जी की पूजा की जाती थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न हिंदू राज्यों में शैव धर्म कहाँ से प्रसार हुआ? तो शैव धर्म का प्रसार दक्षिण भारत से हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है हमारा, शैव विचारधारा के प्रारंभिकतम प्रवर्तक कौन थे? तो शैव विचारधारा के जो प्रारंभ करने वाले थे वो लकुलिश यानी कि लकुल थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, लकुलिश। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शाही व्यवस्था से जुड़े चित्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? वे सामान्य जन उसके जीवन का अंकन करते थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने चित्रों में शिल्प विज्ञानी यंत्रों को कभी प्रदर्शित नहीं किया, ये भी सही है। उन्होंने संयुक्त कृति के रूप में कभी चित्रित नहीं बनाए, ये भी सही है। उन्होंने अपने शबीहे कभी नहीं बनाए, ये गलत है। उन्होंने अपने शबीहे बनाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारत निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अकबर की धारणिक और चापाकार शैलियों का समन्वय, भारत में प्रथम कंदकार गुंबद का निर्माण, व्यापक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग, पंचकारी का प्रचुर प्रयोग। तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारणिक और चापाकार शैलियों का समन्वय। अगला प्रश्न है, पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत कौन सी थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, एतमद दौला का मकबरा जो था वो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहली इमारत थी। अगला प्रश्न है, मंजू अल बहरीन के कृतित्व का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह ने इसकी रचना करवाई थी। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला की इस द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी कि इसमें मंदिर वास्तु द्रविड़ शैली में गोपुरम होते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, गोपुरम। अगला प्रश्न है, चोलकालीन मंदिरों के संबंध में यह किसने कहा था कि चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इनका निर्माण किया और रत्नाकारों के रूप में इनका रूप विन्यास किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्गुसन। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म जैन एवं बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न था? तो इन ऑप्शंस में से हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन बी, आस्तिकता के नाम पे हिंदू धर्म बाकी धर्मों से भिन्न था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, लोथल। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है जिससे कि व्यापार होते हुए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होते थे। भारत में आर्यों के मुख्य विरोधी पाणिदास और दस्युओं के रूप में ज्ञात देशी अनार्य लोग थे। इन देशी जनजातियों के विरुद्ध संघर्ष में आर्य लोग किस कारण विजयी रहे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण
यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों द्वारा भारत के प्रारंभिक निवासियों पर विजय प्राप्त करने को किस संदर्भ में एक प्रत्यग्र कदम प्रयास बताया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। हड़प्पा कालीन लोग आर्य विजेताओं की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विकसित थे, गलत है। आर्यों ने जिन सुस्थापित नगरों को नष्ट किया उन्हें पुनर्स्थापित करने में उन्हें अनेक वर्ष लगे। हड़प्पा कालीन लोग आर्य विजेताओं की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से कम विकसित थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हड़प्पा कालीन लोग आर्य विजेताओं की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से कहीं अधिक विकसित थे। आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा कालीन लोगों की शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न है विवाह विभाग स्थापित किया था। विवाह विभाग किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है, सिकंदर लोधी ने विवाह विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पे रामचंद्र देव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, जिसको उसने राय रायन की उपाधि दी थी। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, जिस गयासुद्दीन तुगलक से, क्योंकि उनमें आपस में कुछ अनबन हो गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी कंपाली थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए? तो ये कथन कृष्णदेव राय का है, जिन्होंने कहा था कि मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर कार्य करना चाहिए। विजयनगर राज्यों में वाणिज्य की स्थिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कथन दिए गए हैं। चेट्टी व्यापार के लिए माल्या द्वीप समूह जाते थे। मालाबारी बिल्कुल सही है। मालाबारी सौदागर दासों का भी व्यापार करते थे और विजयनगर राज्य से पोत भरकर दास ले जाते थे। समुद्र पार व्यापार अधिकांशतः विदेशियों के हाथ में था, ये भी सही है। मुस्लिम सौदागरों का अपेक्षाकृत अधिक कर देना पड़ता था, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही नहीं है, तो यही हमारे लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कल्याण मंडप निम्नलिखित में से किस राज्य के मंदिर वास्तु का विशेष लक्षण था? तो कल्याण मंदिर विजयनगर राज्य का विशेष लक्षण था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन ऑप्शन डी कबीर जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया था। सुलह ए कुल किसने शुरू किया था? तो सुलह ए कुल जैनुल आबिदीन ने शुरू किया था। ये जैनुल आबिदीन का सिद्धांत था। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद निम्नलिखित में प्राप्त है। वास्तविक गुम्बद का कहाँ पर मिली है हमें? तो इसका ऑप्शन बी सी सही है, बलवन का मकबरा। बलवन के मकबरे में वास्तविक गुम्बद का पाई गई है, जो मुस्लिम समय की पहली इमारत थी। अगला प्रश्न है नंद नरेश के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विशाखादत्त के मुद्राक्षस, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन है। जैनकृत परिशिष्ट वर्णन में भी और बौद्ध रत्न महावंश, इन तीनों में ही इसका वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 303 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संपन्न हुई संधि का निम्नलिखित में से कौन सा एक अंश विवादास्पद है? सेल्यूकस ने अपने राज्य का विशाल क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथियों का उपहार दिया, ये भी सही है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, ये भी सही है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की मौर्य राज दरबार में नियुक्ति की गई, ये भी सही है। तो मित्रों इन चारों ऑप्शन ही सही हैं, लेकिन इसमें कभी कभी इस ऑप्शन पे विवाद उत्पन्न हो जाता है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे कि नहीं। तो हमारे लिए ही आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है 125 मौर्य एवं मौर्योत्तर युग में पश्चिमी भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो इसका ऑप्शन ए सही है,
भरूकक्ष या भड़ौच उसको बोला जाता था। तो ये हमारे थे आज के मॉडल टेस्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।